नमस्कार दोस्तों, मोदी 3.0 का पहला फुल बजट आ चुका है और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश करके एक रिकॉर्ड भी बनाया है। साथ ही साथ इस बजट की क्या मुख्य बातें हैं और किसको क्या मिला और इसके इकॉनमी में क्या फ़र्क पड़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है इस एनालिसिस में। मैं आपका गाइड ओजांक। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि सुनाई पड़ रहा था कि मिडिल क्लास की ऐसी तैसी हो चुकी है, उसके ऊपर टैक्स का बहुत बड़ा बोझ आ चुका है और सबसे बड़ी बात, खर्च करने की उसकी जो क्षमता है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। इसको देखते हुए सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ था और यहाँ पर इनकम टैक्स यानी आय कर में बहुत बड़ी छूट मिली हुई है। 12 लाख तक की आय, अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और हायर टैक्स रेट जो है वो 24 लाख माना गया है, जिसमें 30% टैक्स देना होगा जब आपकी आय 24 लाख से ज़्यादा होगी। और जो टैक्स फाइल करने का जो वक्त है, जो टाइम लिमिट है, वो 4 बार बढ़ा दिया गया है। टाइम लिमिट को 4 टाइम्स कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अन्य किस चीज़ पे खर्च हो रहा है। तो ये एक लोक लुभावन बात है, टैक्स में छूट मिली, लेकिन हमें और भी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि महंगाई काबू में है। मिडिल क्लास जो एक्सपेक्टेशन करता है अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसा कि सरकार का एक मिशन रहा है कि वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे, तो जल जीवन मिशन, जो कि नल के माध्यम से साफ पानी लोगों के घरों में पहुंचाने का मिशन रहा है, उसको एक्सपेंशन दिया गया है 2028 तक के लिए। और सभी के लिए साफ सुथरा, हर घर में नल का पानी पहुंच सके, यानी नल से जल, उसको पहुंचाया जा रहा है। प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड सीवेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लीनिनेस पे फोकस किया जाएगा, सीवेज मिल सके, सफाई मिल सके, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो हाउसिंग स्कीम है, 40,000 नए घर बनाने की बात हो रही है 2025 तक, ध्यान देने की बात है। और ये लगातार सरकार के बजट में, सरकार के उद्देश्य में हमेशा से रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ समझते हैं कि भारत की जो मुख्य बात है वो है कृषि को लेकर। और कृषि क्षेत्र से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग सरकार के मूव से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बात हो रही है कि कृषि में निवेश बढ़ाने की बात हो रही है। और किस तरीके से उत्पादन बढ़ाया जाए, किस तरीके से सिंचाई बढ़ाई जाए, सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है। सरकार क्रेडिट कार्ड, उसको जो है इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, 5 लाख तक पैसा मिल सकेगा और 1 करोड़ फार्मर्स को जो है क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दालों के उत्पादन पर बहुत फोकस किया जाए। इसमें तूर, उड़द, मसूर, इन दालों के उत्पादन पर बहुत फोकस किया जा रहा है। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए कोई खास और बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई है और सरकार धीरे धीरे उस मैटर को आगे लेकर ही बढ़ रही है। जैसी बहुत सी मांग थी कि एमएसपी बढ़ा दिया जाएगा या किसी बहुत बड़े बजटीय प्रावधान की बात हो पाएगी, तो ऐसा हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आगे हम क्या करेंगे, आगे और कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, पढ़े हम कहीं भी, टेस्ट ओजांक आईएएस में दें और प्रोग्रेस पार्टनर हम बनना चाहते हैं आपकी यूपीएससी जर्नी में, तो एनसीईआरटी आरएफआर, इसके बाद 240 दिन, यानी जिनको 2026 देना है, हर दिन के हिसाब से सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पर बात करते हुए हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक ऐसा टेस्ट आरएफआर, यानी टेस्ट आप देंगे, फिर उसके रिलेटेड आप पीडीएफ पढ़ेंगे और फिर उससे दोबारा टेस्ट देंगे, जिसको हम लोग आरएफआर कहते हैं। और साथ ही साथ जिनको प्रीलिम्स 2025 देना है, उनके लिए आ गया है शक्ति। ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, देश के जाने माने स्कॉलर्स के बनाया हुआ ये टेस्ट है, आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं, तो भी ओजांक ऐप को डाउनलोड कर लें या हमारी लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप सीधे टेस्ट पे जाकर बात कर सकते हैं या हमारे कॉलिंग नंबर पे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नारी शक्ति की, वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्व उद्यमिता है, उसको बढ़ाने की बहुत बात हो रही है और इस पे इस बार सरकार ने दिल खोलकर खर्च किया है, जिसमें स्पेशल लोन फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर, इसको बढ़ाने की बात हो रही है। और 2 करोड़ टर्म लोन दिया जा रहा है, 2 करोड़ तक का, बहुत बढ़िया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार महिला उद्यमी बन रही हैं वो यहाँ से लोन ले सकती हैं। एमएसएमई असिस्टेंस की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है, जो मीडियम और जो माइक्रो, इन सभी जो एंटरप्राइजेस पे बात हो रही है। 20 करोड़ तक का लोन जो है वो दिया जा रहा है। स्पेशली एससी एसटी महिलाओं को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोन दिया जा रहा है ताकि वो उद्यमी बन सकें। सरकार ये चाहती है कि महिला जो है वो नौकरी मांगने की बजाय वो है जॉब क्रिएशन में ज़्यादा आगे बढ़ सके और भारत बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए।
महत्वपूर्ण बात है कि जितनी भी जो महिलाओं के द्वारा एमएसएमईज इस्टेब्लिश हो रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए किया जा रहा है ताकि भारत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा सके। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। आगे बढ़ते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या रखा गया है? तो सीनियर सिटीजन के लिए जो टीडीएस लिमिट है, जो 10% सरकार को देना पड़ता है, वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, जिससे उनकी आय में कुछ बचत हो पाएगी। पेंशन स्कीम को इम्प्रूव किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ सर्विसेज को इंक्रीज़ किया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को उसमें शामिल किया जा रहा है। जैसे आपने देखा आयुष्मान में भी अब ज़्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार जो बजट है वो मध्य वर्ग को लेकर ज़्यादा है और सरकार ने उसी पर ही जो है फोकस किया हुआ है। आते हैं इंडस्ट्री और ट्रेड के बारे में बात हो रही, क्योंकि इस बार जो सरकार ने रुख अपनाया है वो ये है कि अब हमें अपने घरेलू क्षेत्र पर बहुत ध्यान देना है, रैदर देन जो हम विदेशों में कर रहे थे और बड़ी बड़ी नीतियां बना रहे थे। और जिस तरीके से पूरे दुनिया टर्मोइल में है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज हो रही हैं, इसराइल में जो वॉर हो रही है, दुनिया भर में बहुत टर्बुलेंस मचा हुआ है। हमें ये समझ में आया कि हम अपना घरेलू क्षेत्र बहुत मजबूत करना होगा और इंडस्ट्री और ट्रेड को बढ़ाने के लिए स्पेशली टॉय इंडस्ट्री बहुत बड़ा जो है मार्केट है और इसमें अर्ध कुशल और कुशल दोनों लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो नेशनल सेटअप इसका किया जा रहा है कि हम टॉय इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकें। इंश्योरेंस सेक्टर को जो है इसमें एफडीआई लिमिट को, ताकि भारत में एफडीआई आ सके, 75 से 100% कर दिया गया है ताकि विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश है उसमें बहुत आसानी से प्रवेश हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्टार्टअप के लिए जो पैसा मिल रहा है वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस की तरफ आकर्षित हो और बिजनेस की तरफ प्रवेश करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी सरकार एक तरह से देखा जाए तो महिला उद्यमियों को और जो स्टार्टअप्स हैं और जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना चाहती है ताकि जो है जॉब क्रिएशन कई गुना बढ़ सके। याद रखिएगा दोस्तों, जो इंडस्ट्री और ट्रेड में जॉब्स होती हैं जिसे मैन्युफैक्चरिंग जॉब कहते हैं, वो बेसिकली व्युत्पन्न रोजगार यानी डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट होता है। जब भी इंडस्ट्री में एक रोजगार पैदा होता है वो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में 2.4 से लेकर 2.7 तक रोजगार पैदा कर देता है। यानी सर्विस सेक्टर एंड अदर सेक्टर में अपने आप जॉब क्रिएट हो जाती हैं। तो भारत जैसे देशों में अगर तेजी से जॉब क्रिएट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब क्रिएट करना ही पड़ेगा। चाइना इसी वजह से बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। आगे बढ़ते हैं और इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी हैं, हेल्थ और एजुकेशन। सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में 10,000 नई सीटों को ऐड करने की बात की है, अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। और बहुत ढेर सारे कैंसर हॉस्पिटल, जिस तरह से कैंसर के मामले भारत में बढ़ रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल जो है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट हर जिले में इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। अब ये बहुत गंभीर मुद्दा हो चुका है। साथ ही साथ जो आईआईटीज़ हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बढ़ाने की बात हो रही है। स्पेशली आईआईटी पटना को काफ़ी बड़ी सौगात मिली है और वहाँ पर वो जो है वो काफ़ी अच्छे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एमआरएफआर यानी कि मेमोरी बेस, एम बोले तो मेमोरी और एम बोले तो मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप ये फ्री में डेली क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ओजांक ऐप डाउनलोड करें या आप हमारी ऐप से ये फ्री के टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8285894079 या कांटेक्ट कर सकते हैं 8750711100। इन दोनों में से किसी भी माध्यम से आप हमसे ये फ्री टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ की ग्रोथ को सेट कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कि विपक्षी दलों ने कहा कि भाई ये जो बजट है वो तो बिहार का बजट है, तो बिहार को बड़ी सौगात मिली है, पॉलिटिकली उसको साधना भी था। तो सबसे बड़ी बात है एयर कनेक्टिविटी यानी कि वायुयानों को बढ़ाने की बात हुई है। ग्रीन ए फील्ड एयरपोर्ट्स, नए नए एयरपोर्ट अब बनाए जाएंगे, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में जहां अभी तक एयरपोर्ट नहीं थे वहां पर इसको बनाया जाएगा। बिहार पिछले कुछ समय से जो मखाना है उसकी बहुत डिमांड आ रही है। आजकल लोग स्नैक्स में इसको यूज़ कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे हेल्दी स्नैक्स के रूप में पूरी इंडिया में इसकी डिमांड बनी हुई है। मखाना बड़े पैमाने पर बिहार में प्रोड्यूस होता है, लेकिन अभी इसका कोई जो है एक कोर जो है इंडस्ट्री के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है। तो मखाना बोर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मखाना बोर्ड बिहार में इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि उसकी कीमतों को रेगुलेट किया जा सके, क्वालिटी को रेगुलेट किया जा सके और दुनिया भर के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हम इसके एक्सपोर्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा सकें। साथ ही साथ बिहार में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाने के लिए बजट में अच्छा प्रावधान किया गया है, जिसमें आईआईटी पटना की सीट्स भी बढ़ाना शामिल है। आगे बात करते हैं दोस्तों
कि नॉर्थ ईस्ट का बड़ा ध्यान रखा गया है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, यूरिया प्लांट जो है, नया यूरिया प्लांट आसाम में, कहाँ पर, आसाम में इस्टेब्लिश करने की बात हुई है। और यूरिया आप जानते हैं कि हमारी खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और महत्वपूर्ण बात है कि 3 यूरिया प्लांट जो बंद हो गए थे उन्हें रीओपन किया जा रहा है। सरकार ये बहुत प्राथमिकता से कदम उठा रही है। जैसे कुछ साल पहले जो गोरखपुर की फर्टिलाइज़र प्लांट था वो बंद हो गया था, काफ़ी बड़े पैमाने पर वो यूरिया प्रोडक्शन कभी किया करता था, उसको रीओपन किया गया है, क्योंकि बड़े मात्रा में हम जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। और ये देखा गया है कि जो वॉर हुई हैं और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, उससे भारत के किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बड़े महंगे यूरिया जो इंपोर्ट हो रहा है, तो भारत ने ये समझा कि हमें सेल्फ रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कशन किया कि हम उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बड़े पैमाने पर फर्टिलाइज़र उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, भले चाहे फर्टिलाइज़र उपयोग को लेकर कितनी भी बातें हो रही हैं कि उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लेकिन पर कैपिटा जो यूरिया का कंजप्शन है वो हमारे देश में उतना अच्छा नहीं है। केवल कुछ किसान और कुछ क्षेत्र ही यूरिया का कंजप्शन कर पा रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति वो जो यूरिया की खपत है वो हमारे देश में विश्व स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। तो इसका असर हमें प्रोडक्टिविटी पर भी दिखाई पड़ रहा है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों और समझते हैं कि भारत का प्राचीन समय से जो सबसे पावरफुल हिस्सा रहा है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रही है। पूरी दुनिया में हम इतना शानदार हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल बेचा करते थे कि पूरी दुनिया का सोना चांदी भारत में आता था। लेकिन आज़ादी के पहले ही अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद हमने क्या किया, हमें जिस तरीके से अपना टेक्सटाइल जो हमें हैंडीक्राफ्ट रिवाइव करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। भारत में इतनी विविधता, इतने तरह की सिल्क है, इतने तरह का कॉटन है, इतनी तरह की हैंडीक्राफ्ट है, हम उसको इनरिच ही नहीं कर पाए। खैर, थोड़ा थोड़ा हम करने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा हो रहा है कि वियतनाम, बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत आगे चले गए। तो सबसे पहला हमने काम किया कि क्लोथ पर हमने फोकस किया, जो कि भारत की बहुत बड़ी शान हुआ करती थी कभी से। तो इसको सस्ता करेगी कि भाई कि बांग्लादेश ने हमसे लगभग 40% हमारी इंडस्ट्री छीन ली है, हमें उसको वापस लेकर आना है। दूसरा, जो वीवर कम्युनिटी है, जो बुनकर समुदाय है, उनको सपोर्ट करना है ताकि वो जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, वो सस्ते कपड़े बना सकें, उनकी जो लाभ है वो बढ़ा सकें। और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोशन करने के लिए, भारत की विविधता को दिखाने के लिए, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है हर जगह का, वो पूरी दुनिया में फैला सकें, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। देखते हैं ये प्रयास कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत टाइम हमने अपना इसमें वेस्ट कर दिया और कई पीढ़ियां जो स्किल्ड थीं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, वो अपना काम छोड़कर किसी और काम में लग गए। तो देखते हैं इसमें क्या हमें आगे आउटपुट मिलता है। आगे बात करते हैं, जो बहुत बूमिंग सेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी सेक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेक्टर है, पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त जो है इसमें बदलाव हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि हर 3 में से 1 भारतीय जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो तेल की महंगी कीमतें हों, कुछ भी रीज़न हो। लेकिन जो ईवी सेक्टर है उसके लिए जो बैटरीज होती है, लिथियम आयन बैटरीज, वो बहुत बड़ा कॉस्ट है। आप एक गाड़ी खरीदेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें सबसे बड़ी कॉस्ट तो बैटरी की होती है। तो इस पे जो है टैक्स एग्जेम्पशंस दिया गया है ताकि लिथियम बैटरीज जो हैं वो सस्ती हो जाएं। और अगर ये सस्ती होंगी तो जो व्हीकल्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और जब व्हीकल सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है मोबाइल फ़ोन मार्केट की। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन भारत में हो, इसके लिए इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो बाहर बाहर से आयात हो रहा है वो हमारे ऑयल इंपोर्ट से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। तो हमें भारत में ही वो सारी चीज़ें बनानी है। टीवी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो एलईडी एलसीडी टीवी, इस पर भी छूट मिले कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम भारत में बना सके, क्योंकि धीरे धीरे हम कई देशों को यहाँ से बेच भी पाएंगे। सो ये देखते हैं कि हमें इससे क्या आगे फ़ायदा होता है। दोस्तों, पढ़ाई करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर आप कम समय में सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आरएफआर मेथड है, यानी रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो कम समय में आपको आपके टेक्स्ट पे बॉस आपका बना देगा, और सबसे बड़ी बात, आपको डेली के डेली आपको अपने मार्क्स के बारे में पता चलेगा। तो सोचना किस बात का है, एनसीईआरटी आरएफआर यानी एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट और 240 डेज यानी 2025 के लिए आप 240 डेज आरएफआर के साथ जोड़ सकते हैं। और ओजांग ऐप पर ये सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, कई टेस्ट फ्री हैं। अगर आप फ्री टेस्ट देना चाहते हो तो आप जुड़िए या मुझे व्हाट्सअप करिए 8285894079 पर।
आपको मैं यहाँ लिंक सेंड कर दूंगा और आप बड़े पैमाने पर यहाँ पर टेस्ट देके देख सकते हैं कि ये मेथड कैसे आपके श्योर शॉर्ट सक्सेस का बेस बन सकता है। आगे बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई साल पहले सरकार ने शुरू किया था प्रोजेक्ट उड़ान और घरेलू एयरपोर्ट्स को बढ़ाना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम शुरू किया था। अब उसी के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो फ्लाइट नेटवर्क्स बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार 120 नए डेस्टिनेशन की खोज करेगी और 120 नए डेस्टिनेशन से फ्लाइट्स को जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब जो है लोग तेजी से मूव करना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब इकोनॉमी मूव करती है तो लोग तेजी से आना जाना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं और ये इकोनॉमी के बूम होने का एक बहुत बड़ा संकेत भी होता है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रूशियल होते हैं और इसमें बिना सरकारी निवेश के ये आगे डेवलप नहीं हो पाते हैं। सरकार ने क्या किया है इस बजट में? 40 मिलियन नए पैसेंजर्स जो फ्लाइट के साथ जाना चाहते हैं उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत बड़ा नंबर है, 4 करोड़ नए पैसेंजर्स जो है वो जोड़े जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हिली रीजन है, जो पहाड़ी एरिया है, जहां परिवहन आवागमन बहुत मुश्किल होता है, उसको भी जोड़ने की इसमें शुरुआत की गई है। तो ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे कनेक्टिविटी को आगे लेके जा सकता है। एविएशन इंडस्ट्री और बूम कर सकती है, भारत में और बड़े पैमाने पे निवेश आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है। अभी आपने देखा कि डीप सीक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, चाइना के। और ये प्रश्न उठने लगा कि अमेरिका बना सकता है वही सत्या नडेला जो भारत के हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। माइक्रोसॉफ्ट ने डीप सीक को खरीदने का ऑफर दे दिया। भारत क्यों नहीं अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना पा रहा है? भारतीय जा रहे हैं उस कंपनी में जाके बना रहे हैं, लेकिन भारत क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या सरकारी पॉलिसीज हैं? तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए एआई एक्सीलेंस सेंटर्स के लिए दिए। हालांकि आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जिस हिसाब से इनोवेशन चाहिए, जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, भारत को शायद ये 5,000 करोड़ या 50,000 करोड़ कम से कम रखना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है ये एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा है और कुछ भी इससे कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कोई बहुत बड़ा जो है वो एक ऐसा सेगमेंट नहीं बन पाएगा जो पूरे सिस्टम को चेंज कर सके। तो हम एक बेसिकली प्रॉम्प्ट बना लेंगे, हम थोड़े बहुत काम करके इन्हीं अमेरिकन कंपनीज को बेच देंगे, चाइनीज़ कंपनी को बेच देंगे, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सो आई मेरे हिसाब से मानना है कि ये जो बजट इन्होंने दिया है बहुत कम है। आप क्या सोचते हैं कि कितना बजट होना चाहिए था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एआई को हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप लाना है। और सबसे बड़ी बात है, 100+ स्टार्टअप को सपोर्ट करने की बात हो रही, जो एआई को इनकरेज कर रहे हैं। बट इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा, सरकार को अपनी सोच को बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास की। समावेशी विकास के दोस्तों 4 चरण होते हैं। आप गरीबों के लिए क्या काम कर रहे हैं, यूथ को आप क्या दे रहे हैं, फार्मर के प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को क्या काम कर रहे हैं। तो सरकार ने अपने बजट में चारों चीज़ों को रखने की कोशिश की। हालांकि वो कितना कामयाब होता है वो देखते हैं। गरीबी को हटाने के लिए तमाम तरह के अपने जो पहले के प्रोग्राम है वो चल ही रहे हैं। यूथ को इस स्किल की तरफ लेकर जा रहे हैं कि वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलें, लेकिन आरोप लग रहा है सरकार उतनी नौकरियां प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है जो यूथ को एब्जॉर्व कर सके। न्यू इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सरकार ने कहा है कि हम न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं, लेकिन इस बार बजट में वो बहुत बड़ा धूम धड़ाका नहीं देखने को मिला। हाँ, जो एक खास बात दिखाई पड़ रही है वो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। जो स्टार्टअप, लोन प्रोसेस, स्टैंडअप्स, इन सब के बारे में जो बात हो रही है वो बहुत ही खास है। आप क्या सोचते हैं कि इसमें किस क्षेत्र में चारों में से सबसे पहले एड्रेस किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये रहा आज का विश्लेषण। और मेरे साथ अगर जुड़ना है तो आईएएस विद ओजांग सर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम ओजांग सर पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरे साथ आप ये पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ फ्री टेस्ट की लिंक्स चाहते हैं, 8285894079, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और आप किस तरह की और वीडियो चाहते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा आपका दोस्त ओजांग। बजट का विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।